संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने अपने दिल की बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुमकिन है, भारत इसके लिए तैयार है, लेकिन उसे आतंकवाद बंद करना होगा। शांतिपूर्ण माहौल से वो बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करारा जवाब मिला, लेकिन उन्होंने ये संयम से दिया है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाएं और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक भाषण था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि वो पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बनाना होगा। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के लिए देशों की कथनी और करनी की तरफ उन्होंने ध्यान डाला। आतंकवाद का कोई अच्छा या बुरा चेहरा नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण का विश्लेषण करने के लिए अक्षय माथुर, रिसर्च हेड गेटवे हाउस, सुशांत सरीन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और साथ ही संजय पुगलिया, संपादक CNBC आवाज, जो न्यूयॉर्क में इस समय मौजूद हैं। संजय, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। किस तरह का जिस तरह का एम्फेसिस इंटरनेशनल टेररिज्म और साथ साथ जो भारत की टेररिज्म के साथ दिक्कतें रही हैं जो पिछले 4 डेकेड से हम फेस करते आए हैं, उन सभी मुद्दों को बखूबी एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। जी बिल्कुल, जो हम लोग बात करते रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच जो रहा है बड़ी ताकतों का, अमेरिका उसमें लीडर रहा है, उसको उन्होंने साफ तरीके से कहा है, बिना नाम लिए कहा है कि आप लोगों के इस अप्रोच से तो समस्या बढ़ गई है, आप लोग तो अभी तक इससे लड़ नहीं पाए हैं और ये तरीके से चल भी नहीं सकता जब तक कि आप एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए जब वो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या वो कहते हैं कि ये बैड और गुड टेररिज्म जैसे डेफिनेशन सुनने में बहुत जब आता है तो बुरा लगता है, तो यही कहना चाहते हैं कि अब इसको ग्लोबल तरीके से लड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हम पाकिस्तान से आतंकवाद के लिए जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए लो प्रायोरिटी हो जाए। और अब ओबामा साहब जो 6ठे साल में अपने राष्ट्रपति शासन काल के हैं, राष्ट्रपति काल के हैं, उसमें ISIS से लेके इराक और सीरिया और ये अफगानिस्तान से फौजों को वापस लेने के पूरे प्रॉब्लम में जूझते रहे हैं, तो इनके आतंकवाद की लड़ाई से कौन सी कामयाबी इनको मिल गई? इसी का रिमाइंडर है कि कहीं न कहीं इस स्ट्रेटजी में गलती रही है, क्योंकि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है। तो इसका एक बड़ा भारी रिमाइंडर भारत ने इस मंच से आज, प्रधानमंत्री ने इस मंच से आज दिया है। जी, साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा है कि समय के साथ जरूरत है सभी देशों को अपने आप को ढालने की, सभी मतभेदों को दरकिनार करने की और टेररिज्म के साथ लड़ने की, एक यूनाइटेड फ्रंट सामने रखने की। सरीन साहब, ये कितना महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री को ये स्टांस लेना पड़ा और जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की काफी समय से बात हो रही है, उसको तवज्जो देने का आग्रह किया है? देखिए, उसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी तक एक लिहाज से कोई एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म भी नहीं है। हर एक आदमी टेररिज्म अपने तरीके से डिस्क्राइब करता है और जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं जमात-उद-दावा जैसी एक आतंकवादी गिरोह को समझती हैं कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और उनको इसी तरीके से स्पॉन्सर करती हैं।
तो अगर इस तरह के दोहरे मापदंड रहेंगे तो आप टेररिज्म के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये, और जो मोदी जी ने भी ये बात कही कि आप अगर टेररिज्म को सेफ सेंचुरी देंगे, जैसे बहुत सारे देश दे रहे हैं, पाकिस्तान तो दे ही रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर टेररिस्ट की पनाहगाहें होती हैं। हम अगर आईसिस की बात करें तो ये भी हमारे सामने बात आ रही है कि कैसे उनकी एक राह गुज़ीर हो रहे हैं वो टर्की के थ्रू, और टर्की ने अपनी आंखें मीची हुई हैं और ना बुरा देखता है, ना बुरा सोचता है, ना बुरा करता है, जहां तक आईसिस का सवाल है। तो इन सारे जो दोहरे मापदंड हैं उनको मेरे ख्याल सामने लेके आना बहुत ज़रूरी था। यही चीज़ हमने अमेरिका में भी देखी कि जिस तरह से कुछ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को सीरिया में अमेरिका ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद ये पता लगा कि वो अलकायदा के साथ है, उन्हीं में से आईसिस उभर के आया। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं ये वापस आप ही के ऊपर उलटवार करते हैं, और ये मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को स्पष्ट किया। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आप इसको इंडिविजुअली लड़ेंगे, हर एक देश को अपने ताईं वो सारी कोशिशें या वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक ग्लोबल आपको फाइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के अब नए इसकी मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं टेररिज्म की, स्पेशली हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि रियासतें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, नई ताकतें एक तरह से जन्म ले रही हैं, और ये सारा का सारा खित्ता जो है ये सारा का सारा डिस्टेबलाइज होगा, और उसके साथ जो असर होंगे तमाम विश्व में पड़ेंगे, आर्थिक भी पड़ेंगे और मानवीय भी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल अगर जब तक ये सारे के सारे मुल्क आपस में मिलकर इस संघर्ष में नहीं जुड़ते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से ये भी बताया कि जैसे उन्होंने यूरोप की बात की, और वहां पर जब उन्होंने बात की कि भाई देखिए यहाँ पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो क्लियर एक इंडिकेशन थी जो यूक्रेन वाला क्राइसिस है उसके ऊपर, और ये भी उन्होंने सुझाव देने की कोशिश की कि इसको जितनी जल्दी सुलझाएं उतना बेहतर है। तो जो टोटल ब्रॉड विजन उन्होंने दिखाया, मेरे ख्याल ये शायद ही कोई कर पाए कि इतना ब्रॉड विजन के साथ और तमाम मुद्दों को इतनी सटीक भाषा में जिस तरह से उन्होंने पेश किया। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जी अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भाषण आया और इतनी जो एंटिसिपेशन थी भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों में कि किस तरह का स्टांस नरेंद्र मोदी लेंगे, एक मेजर रेवोल्यूशन हुआ है भारत में, जिस तरह की डेमोक्रेटिक फ्रंट हमने आती देखी है इन इलेक्शंस के बाद। अंग्रेजी में कहावत अब वो होगी दैट इंडिया इज डेफिनेटली अ पावर टू रेकन विद, उसका पूरा उदाहरण दिया है नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरह से अपना रोल तो एक पॉलिटिकल लीडर से स्टेट्समैन के लीडर को में कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो खाली इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे थे, सब कंट्रीज़ को आने के लिए बोल रहे थे, एक कॉमन कॉज के लिए, चाहे टेररिज्म हो या क्लाइमेट चेंज हो। तो दूसरी चीज़ ये भी नोटिस करिए कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट डायरेक्टली नहीं मांगी, लेकिन एक तरह से इस तरह से इंडिया को प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है, एंड अल्टीमेटली सब देश इंडिया को रिस्पेक्ट करेंगे उसकी पोजीशंस के लिए, खाली डिमांड के लिए नहीं। तो आई थिंक इम्प्लिसिटली अफ्रीकन कंट्रीज़ जिन्होंने पिछली बार भी इंडिया को सपोर्ट किया था, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इम्प्रेस होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट्स होती है उसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। तो आई थिंक एक तरह से उनके लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेमोक्रेसी पे एम्फोसिस है, खाली डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि वो रीएम्फसाइज करना चाहते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और वर्ल्ड के लिए कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान का नाम लिया। नेपाल का लिया, जो नेपाल को हम भूल जाते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनको कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक अप्रोच लिया नेपाल ने। भूटान का नाम लिया क्योंकि भूटान को रीएनर्जाइज कर रहे हैं और इंडिया हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी भी कर रहा है वहाँ पे, और फिर उन्होंने चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया। तो एक तरह से एक मैसेज था कि डेमोक्रेसी और वो भी नेबर्स में बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मर्ज की है दो चीज़ें, एक तो अपना स्टेटमेंट बनाया है ग्लोबल पावर की तरह, लेकिन दूसरी चीज़ एडमिट भी करिए कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बिना क्लाइमेट चेंज को हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो उन चीज़ों पे आना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट ये है जो पहले पैनलिस्ट ने भी बोला है कि
जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो बात हो रही है उसमें और भी बिटवीन द लाइंस रीड करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यूएस पाकिस्तान को भी काफ़ी सपोर्ट देता है, जो इंटरनेशनल कोalition के लिए आई थिंक 2001 से लेके आज तक कम से कम $12 बिलियन दे चुका है। अगर आप हमारा FDI इन्फ्लो देखें यूएस को, वो भी अराउंड 12-13 बिलियन डॉलर्स ही है। तो अब ये रिलेशनशिप को अगर आप साइड बाय साइड देखें तो देखें कि इंडिया अभी भी प्रोटेस्ट तो करता ही है कि उनको जो सपोर्ट है पाकिस्तान को फाइनेंशियली वो बहुत मायना रखता है। और लास्ट जो ट्रांच जो गया है वो अभी मई में ही गया $350 मिलियन के लिए। तो आई थिंक ये सब मुद्दे खाली यूनाइटेड नेशंस को एक इम्प्लिसिटली बताने के हैं, और होपफुली जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो बात होगी एक्सप्लिसिटली ये कुछ चीज़ें बात होंगी। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये शायद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिन्होंने यूएन की महासभा को संबोधित किया है, लेकिन ये भाषण आप कह सकते हैं किसी भी दूसरे भाषण से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और शायद भारत को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइट में दुनिया के सामने लेकर आता है। देखिए, बिल्कुल इसमें एक पर्सनालिटी का भी चक्कर है। अगर आप देखिए जो भारत की मूल पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें कोई बहुत नया परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी के आप पुराने और प्रधानमंत्रियों की स्पीच निकालेंगे तो आप एक कॉमन थ्रेड उसमें पाएंगे, लेकिन बात है कि कौन सी शख्सियत ये बात कह रही है। तो जब मोदी जी आज हिंदी में जब भाषण दे रहे थे तो उसमें जो एक कंफर्ट था उनका, एक ग्लोबल स्टेज पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह से विश्वास के साथ बात कर रहे थे। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपना एक नया परिचय देने के लिए था। इस मौके का उन्होंने एक बिल्कुल ठीक तरीके से जो उपयुक्त तरीका होना चाहिए इस्तेमाल करने का उन्होंने किया है। और जहां तक एक नए कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी ताकतों की ये जो गड़बड़ वाली पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उसको भी इन्होंने वार्न किया। एक तरीके से यही तो कह रहे हैं कि ये यूएन को एक डिबेटिंग सोसाइटी बना के रखने का मतलब नहीं है, इसको दुरुस्त करिए और वास्तविक डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ाइए और उसमें भारत का बड़ा रोल है। और ये जो चूज एंड पिक वाला सिलेक्टिव टेरर का जो फाइट है, इससे तो हो नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यूएन के प्लेटफॉर्म से जो बातें जितनी साफ तौर पर की जा सकती हैं वो प्रधानमंत्री जी ने इस प्लेटफॉर्म से की हैं। आप कह सकते हैं कि एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम से लेकर के योगा तक के जिक्र में बीच में एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही, बहुत सफाई से कही, वो है ये जी ऑल क्यों नहीं बनाते। हम लोग अलग अलग जो ग्रुप में बैठ करके सोच रहे हैं और बात कह रहे हैं कि 193 देशों का ये संगठन है अगर यूएन, तो हम लोग सब लोग मिल करके हर चीज पर कंसेंसस क्यों नहीं बनाते, हर वक्त ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्यों रखते हैं। क्योंकि माना ये गया है कि ये पूरी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच पे ही चलती है। मोदी यहाँ पर अपनी हिंदुस्तानी फिलोसफी को आगे बढ़ा करके कहते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन से थोड़ा ज्यादा सोचिए। अगर हमको एक शांति और भाईचारे वाली दुनिया की कल्पना करनी है और हम दावा करते हैं कि कर रहे हैं उसके लिए काम, तो जरा सा खुल करके साफ साफ बात करके करिए। जी, इनफैक्ट हमेशा हम कहते हैं कि एक लीडर को, अगर एक मजबूत लीडर को सामने आना है तो बड़ी सोच काफी अहम रहती है और इस भाषण में वही निकल कर आई है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश CNBC आवाज पर। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण यूनाइटेड नेशंस की महासभा में रखा और एक आप कह सकते हैं अपने ही अंदाज में उन्होंने कई मुद्दों पर अपना बयान सामने रखा है। खासतौर से पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर ग्लोबल टेररिज्म की बात हो, तमाम मुद्दों को छुआ और कुछ लाइटर नोट पर उन्होंने एक इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना शुरू किया जाए उस पर भी बात की। लेकिन एक अहम चीज और काफी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने जो कही कि कई देश अलग अलग पैरामीटर्स पर G7 हो, G20 हो, G4 पर सिमिलर चीजों को लेकर काम करते आए हैं। अक्षय, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70th एनिवर्सरी जो यूनाइटेड नेशंस अपनी मनाएगा उसमें G1 G ऑल पर फिर से फोकस क्यों ना हो, क्यों ना यूनाइटेड नेशंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जो पहली दी जाती थी। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये? बहुत ज़रूरी मैसेज है और शायद अगर स्पीच में अगर कुछ ऐसी बात हो जो उनकी थोड़ी सी नेबुलस रही वो जी ऑल की ही है। जी ऑल करना कहना आसान है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है।
G4 इसलिए बना था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म को पुश करने के लिए यूएनएससी के अलावा 4-5 अलग स्ट्रॉन्ग नेशंस की ज़रूरत थी। इसी G7 इसलिए बना था क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स को साथ आना था यूनिलैटरली कुछ डिसीजंस लेने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह WTO में भी G77, G33 ऐसे बनते चले गए। G20 20 साल पहले बना था, लेकिन प्रेसिडेंट बुश ने रिवाइव किया 2008 की क्राइसिस के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक पावर्स को साथ आना था, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट्स में चाहिए थी। तो अमेरिका चाहता था और यूरोप चाहता था कि चाइना और इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करे। तो एक महत्व है छोटे छोटे ग्रुप्स के आने का, एंड G-all का ये गोल मुश्किल लग रहा है। सो जहाँ तक हो सके मोदी जी की स्पीच में अगर कोई भी अगर थोड़ी सी बात थोड़ी वेग रही है, वो खाली यही थी। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ग्रुप्स कभी कभी ज़रूरत होते हैं खाली अपना विजन आर्टिकुलेट करने के लिए। ये बात ज़रूर है, और मोदी जी ने भी एडमिट करी कि हम भी उन ग्रुप्स को एस्पायर करते हैं और हम लोग भी पार्ट रह चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी इंटरेस्ट और लॉबी ग्रुप में खो जाएं और बाकियों का इंटरेस्ट छोड़ दें, क्योंकि अगर हम भी कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रह जाएंगे तो हम हो सकता है हम बाकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है LDC, उनके जो गोल्स है और उनके जो एस्पिरेशंस है उनका मायना नहीं रखें। तो वो थोड़ा सा हम लोग को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। सरीन साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि देशों के बीच सार्थक संबंध करना ज़रूरी है, और द वेरी फैक्ट वो कह रहे हैं जो निराशावादी माहौल नॉर्मली रहता है कि छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, उसको समय के लिहाज से बदलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये शायद सिर्फ भारत या फिर नेबरिंग देशों की बात नहीं हो रही थी, ये विश्व के लिए एक मैसेज था। मेरे ख्याल ये उसमें इनकी एक लिहाज से मोदी जी की जो पर्सनैलिटी है वो भी दर्शाई जाती है, क्योंकि वो खुद एक निराशावादी या सिनिक नहीं है, और वो ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ते हैं, और यू नो ही हैज़ अ ज़ेस्ट फॉर डूइंग एंड अचीविंग थिंग्स। तो मेरे ख्याल वो भी इसमें दर्शाई जाती है बात कि आपको हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, आपको जूझते रहना चाहिए और चीज़ें आगे निकलती रहेंगी। मैं अक्षय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो ग्रुपिंग्स बनी उनकी अपने उद्देश्य थे, उनके अपने कारण थे, लेकिन मेरे ख्याल इधर मोदी जी एक तरह की विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह का एक मल्टीलैटरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर तमाम देशों की जो हित है वो एक कलेक्टिव तरीके से उनको एड्रेस किया जाए, बनस्बत इसके कि सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को देखें। एक तो ये था, लेकिन एक और जो पहलू था जो शायद आज तक किसी भी लीडर ने ऐसी इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं किया, वो था BSP का। नॉर्मली हमारे यहाँ पर राजनीति में बिजली सड़क पानी माना जाता है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ये बिजली, सैनिटेशन और पानी हो गया है। और जब इस तरह से उन्होंने बात किया कि कितने लोग इन 3 चीज़ों से वंचित हैं और कैसे हमको अपने रिसोर्सेज को शेयर करके तमाम दुनिया को, लोगों को ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो उनको देनी है। मेरे ख्याल ये आज से पहले मुझे तो याद नहीं है कि किसी नेता ने इतनी फोर्सफुली इस चीज़ को आगे इस तरीके से पेश किया हो। प्लस उन्होंने इसके साथ साथ एक तो अपनी उदाहरण दिया कि जैसे भारत एक निःशुल्क सार्क सैटेलाइट की बात कर रहा है, वैसे ही उन्होंने लोगों को ये एक तरह से इनवाइट किया कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, फंड्स का बंटवारा करें इस तरीके से, ताकि जो देश इसके जिनके पास इनका अभाव है उनको भी प्रगति करने का मौका मिले। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया, वो जो टिपिकल राइट विंग या रिपब्लिकन लॉजिक है कि आप आदमी को मछली पकड़ना सिखाइए, उसको मछली लाकर मत दीजिए। तो उन्होंने देशों से भी ये आग्रह किया कि वो अपने ताई जो उनसे बन पड़ता है वो भी उनको भी अपनी वो पूरी की पूरी मैं यहाँ पर संजय आपको लाना चाहूंगी, जो उन्होंने साफ तौर से कहा है, जो सरीन साहब भी कह रहे हैं कि सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर को अधिक व्यापक और संगठित रूप से एड्रेस करना चाहिए। और 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये फोकस एरिया होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये काफी हद तक अपने भारतीय लोगों के लिए भी है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी है कि वो इस बात से रिलेट करें कि UN में जा करके कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ही की बात नहीं होती है, उनकी ही बात
मैं करता हूं, इसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है और इसको बहुत जरूरी डिस्कशन में लाना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आमतौर पर हम लोग कस्टमरी तौर पर सुनते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो यूएन जिसको कहता है कि हम ड्राइव करते हैं, उसको ये याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए गैर बराबरी कितने बड़े पैमाने पर है, डिप्राइवेशन कितने बड़े पैमाने पर है, इनजस्टिस कितने बड़े पैमाने पर है और गरीबी कितने बड़े पैमाने पर है, और उसको अटैक करने के लिए एक ज्वाइंट ग्लोबल एक्शन चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि अगर हम आपसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं या इस प्रकार के नई नॉलेज जो आपके पास है उसकी शेयरिंग मांग रहे हैं, तो ये बेसिक लाइफ जो है इंसान की उसको इम्प्रूव करने के लिए है। और इसमें बहुत ज्यादा देशों की जो ट्रांजेक्शनल बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, लेन देन की बातें हैं, उस तरीके से नहीं देखते जाना चाहिए। तो एक अपना मन खोलने की, एक बड़ा बनने की बात कही है। वही उसी थ्योरी से रिलेट होता है कि अगर हम भारत वाले कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये बात आप भी समझिए और उस तरीके से रेसिप्रोकेट करिए पूरी दुनिया के लिए। और इनफैक्ट जो तमाम मुद्दों को उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में आज, उसमें मेरे ख्याल से अक्षय सबसे आसान शुरुआत के लिए वही होगा जो उन्होंने अपील की, इंटरनेशनल योगा दिवस क्यों ना मनाया जाए। आई गेस दैट विल बी अ ग्रेट बिगिनिंग। और बिगिनिंग के अलावा एक ये मेंशन करने का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि वो कुछ यूनिक देना चाह रहे थे इंडिया की तरफ से। एंड योगा कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर की डिस्कशन में रह जाता है, लेकिन सॉफ्ट पावर का महत्व है कई कई चीज़ों में, इसलिए इंटरनेशनल योगा डे भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ तो अटेंशन लाएगा इंडिया को। आई थिंक उसमें बहुत महत्व है। जी, इनफैक्ट वो एक लाइटर नोट पर एक लाइटर मुद्दा जरूर था, लेकिन काफी बड़े मुद्दों को उठाया गया है नरेंद्र मोदी के इस भाषण में। लेकिन यहाँ से अब सभी की नजरें होंगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कितना बड़ा और कितना रॉकस्टार अवतार नरेंद्र मोदी पेश करते हैं भारतीय जनता के सामने, विश्व के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।